विनय सिंह का और ज्यादा जानकारी के लिए। विनय, क्या है खबर, क्या जानकारी है, क्या अनिल अंबानी पहुंच रहे हैं? क्योंकि तस्वीरें हमने दिखाई थी, अनिल अंबानी निकले तो हैं, तो ईडी के समक्ष आज पेश होने जा रहे हैं अनिल अंबानी? देखिए, बिल्कुल अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक अब से थोड़ी देर में अनिल अंबानी ईडी दफ्तर जो कि दिल्ली में है, जो ईडी मुख्यालय है, वहां पहुंचेंगे। सुबह तकरीबन 7:30-8 बजे अपने मुंबई स्थित आवास से वो रवाना हुए हैं और फिलहाल अगर मैं ईडी दफ्तर के बाहर की तस्वीरें दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि ईडी दफ्तर के बाहर जो सुरक्षा है वो बढ़ाई गई है और साथ ही साथ यहाँ पे क्योंकि अब से थोड़ी देर में ये कहा जा रहा है कि ईडी दफ्तर के बाहर जो कि सुरक्षा बढ़ाई गई है और तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि ईडी दफ्तर के बाहर सुरक्षा तो बढ़ाई गई है, साथ ही साथ क्योंकि अब से 10 से 11 बजे का समय है तो माना जा रहा है कि कभी भी अनिल अंबानी यहां पर पहुंच सकते हैं। और चूंकि समन ईडी की तरफ से अनिल अंबानी को जारी हुआ था, आज की तारीख का समन था, इससे पहले लुकआउट सर्कुलर जारी किया जा चुका है। अब जब सवालों का सामना करने के लिए जब खुद अनिल अंबानी आ रहे हैं तो कई लेयर की सुरक्षा तो यहाँ पे की गई है। साथ ही साथ जो 17,000 करोड़ का जो लोन का जो फ्रॉड का मामला है वो कहीं ना कहीं अब जब यहाँ पे पूछताछ होगी तो अनिल अंबानी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि यह भी माना जा रहा है कि यहाँ पे क्रॉस एग्जामिंग यानी कि कुछ और अन्य आरोपी जो कि इस पूरे मामले में उनको भी बुलाकर पूछताछ की जा सकती है। हालांकि फिलहाल अनिल अंबानी के आने की जानकारी है, लेकिन हो सकता है कि ईडी अन्य जो इस मामले में आरोपी हैं उनको भी बुलाकर इस मामले में क्रॉस एग्जामिन कर सकती है। लेकिन इससे पहले अगर हम इस पूरे मामले के बैकग्राउंड में जाए तो इससे पहले ईडी की तरफ से कई रिलायंस ग्रुप की जो कंपनियां हैं उन पे छापेमारी की गई, कई लोगों से पूछताछ की गई और साथ ही साथ जब फिर अब बारी है खुद अनिल अंबानी को इस सारे मामलों पे जवाब देने के लिए और इसीलिए ईडी ने अनिल अंबानी को समन भेजा और बुलाया गया है। इससे पहले चूंकि 17,000 करोड़ रुपए के लोन फ्रॉड का यह मामला है उन बैंकों में, क्योंकि कई बैंक ने ये लोन दिए हैं जिसमें सबसे प्रमुख एक्सिस बैंक है, तो उन बैंक के जो प्रबंधक है उनको भी ईडी ने कई सवाल भेजे हैं और अगर बैंक के जो जवाब से संतुष्ट ईडी नहीं होती है तो लाजमी है कि उन बैंक के प्रबंधकों पर भी कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है ईडी, क्योंकि जो लोन मिले हैं इन बैंक से मिले हैं और ये भी कहा जा रहा है कि सारे जो कानून और जो नियम है लोन देने के उनको अनदेखा करते हुए ये लोन दिए गए हैं। फर्जी कागजात की भी यहाँ पे बात की जा रही है कि फर्जी कागजात का इस्तेमाल अनिल अंबानी को लोन देने के लिए हुआ है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो गारंटी है वो भी कहीं ना कहीं फर्जी तरीके से दी गई है। तो यानी कि इस पूरे लोन जो कि 17,000 करोड़ की कीमत का बताया जा रहा है, इस पूरे लोन के प्रकरण में बहुत कुछ फर्जी है और इसीलिए जो अलग अलग बैंक हैं उनको भी ईडी की तरफ से सवाल जवाब पूछे गए हैं। उनको ये सवाल जवाब लिखित में देने हैं और जो सवाल जवाब अगर संतुष्ट नहीं होती है ईडी तो लाजमी है कि उन बैंक पे भी शिकंजा कसा जाएगा कि आखिरकार किस तरह से नियमों को ताक पे रख के आपने इतना बड़ा लोन अमाउंट अनिल अंबानी को दिया है और जो लोन अमाउंट अनिल अंबानी को दिया गया है फिर उनको अलग अलग तरीके से अलग अलग कंपनियों में ट्रांसफर किया गया है। तो ये पूरा एक बड़ा मामला है और अनिल अंबानी जब ईडी दफ्तर पहुंचेंगे सवालों का सामना होगा तो देखना होगा ईडी कितनी संतुष्ट अनिल अंबानी के जवाबों से। बिल्कुल ठीक है विनय, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच हम रुक करेंगे अपने दूसरे संवाददाता दीपक गौतम का। दीपक, ये बताइए कि किस तरह से ईडी का शिकंजा अनिल अंबानी के ऊपर कसा और ये जो पूरा लोन को लेकर जो खेल किया गया है ये कब का मामला है, कितने बैंकों से लोन लिया गया और अनिल अंबानी की इसमें क्या भूमिका इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज मान रही हैं? देखिए, बिल्कुल ऐसा एक टाइम था जब भारत के सबसे चमकते सितारों में एक हुआ करते थे अनिल अंबानी। मैं 2008 को याद करता हूं जब फोर्ब्स जो कि दुनिया के बड़ी मैगजीन है, अमेरिका की मैगजीन है और इसने दुनिया भर में 6वें सबसे अमीर आदमी के रूप में अनिल अंबानी को अपनी लिस्ट में शामिल किया था। लेकिन वही अनिल अंबानी 2025 में अलग वजहों से चर्चा में है और चर्चा की वजह कई है। ईडी की कार्यवाही, सीबीआई का मामला दर्ज होना, लुकआउट नोटिस जारी होना, तमाम तरीके की कार्यवाही, अब ईडी की जो कार्यवाही है वो अनिल अंबानी के ऊपर होती हुई नजर आती है। यस बैंक फ्रॉड का ये मामला है पूरा का पूरा। जब इसमें 24 जुलाई 2025 को ईडी ने अंबानी के 35 से ज्यादा ठिकाने और 50 से ज्यादा कंपनियों पर छापेमारी की थी और ये शुरुआत इसकी कब हुई? इसकी शुरुआत हुई अगस्त 2024 से।
अगस्त 2024 में सेबी ने रिलायंस होम फाइनेंस में फंड डायवर्जन के लिए अनिल अंबानी पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया था। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हुआ यह कि अनिल अंबानी पर सिक्योरिटी मार्केट में भागीदारी और लिस्टेड कंपनियों में निदेशक का पद संभालने पर भी रोक लगा दी गई थी। इसके बाद इसके साथ ही साथ दूसरी चीज 25 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया था। तो ये तमाम चीजें चल रही थी। अब ये 2024 की मैंने बात की, अब आते हैं 25 पर। 13 जून 2025 को भारतीय स्टेट बैंक ने अनिल अंबानी और उनकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन को फ्रॉड घोषित किया। बहुत बड़ी ये खबर थी कि भारतीय स्टेट बैंक सरकारी सबसे बड़ा बैंक है देश का, और इसने अनिल अंबानी और उनकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन जो है इसको फ्रॉड घोषित कर दिया। अब ये जब कंपनी को फ्रॉड घोषित किया गया तो इसकी गूंज जो है वो लोकसभा में भी गूंजी, और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में फिर जानकारी दी। और जानकारी क्या दी? जानकारी ये दी कि एसबीआई ने 24 जून 2025 को ही आरबीआई को इसकी सूचना दे दी थी और बता दिया था कि इस तरीके से ये फ्रॉड कर रहे हैं। अब फ्रॉड करने के साथ साथ क्या हुआ? इसके बाद हुआ ये कि बैंक का जब जो जानकारी पंकज चौधरी की तरफ से दी गई, उस जानकारी में साफ तौर पर यह कहा गया था कि बैंक अब औपचारिक रूप से शिकायत दर्ज कराने की कार्यवाही कर रहा है। अब ये तारीख कौन सी थी? तारीख बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। 13 जून 2025 को ये पूरी की पूरी कार्यवाही हुई। अब ये जो आज कार्यवाही चल रही है, इस कार्यवाही की शुरुआत कैसे हुई, ये जानना बेहद दिलचस्प है और ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस पूरे प्रकरण को अगर समझना है तो हमें इस मामले के तह में जाना होगा। अब तह इसकी क्या है? ये बात चल रही थी 13 जून 2025 की, जब भारतीय स्टेट बैंक ने फ्रॉड घोषित किया। पंकज चौधरी जो कि वित्त राज्य मंत्री हैं, इन्होंने लोकसभा में जानकारी दी। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हुआ ये कि सीबीआई ने 2 एफआईआर दर्ज की, और वो एफआईआर हुई किसके खिलाफ? रिलायंस कम्युनिकेशन के खिलाफ। जब ये 2 एफआईआर दर्ज हुई, इसके बाद ईडी ने अपनी कार्यवाही शुरू की, और ईडी ने क्या किया? पीएमएलए एक्ट के तहत रिलायंस ग्रुप से जुड़ी 50 से ज्यादा 50 के करीब जो व्यवसायिक संस्था है, इन पर छापेमारी की। आरोप क्या लगा? आरोप ये कि कथित बैंक लोन फ्रॉड से जुड़ी हुई ये संस्थाएं हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस के अलावा इनमें से कुछ कंपनियों द्वारा करोड़ों रुपए की वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है। आरोप क्या है? आरोप इसके साथ क्या है? जो जांच है वो जांच क्या है? वो जांच ये है कि 2017 से 2019 के बीच अनिल अंबानी की कंपनियों को यस बैंक द्वारा लोन दिया गया। अब यस बैंक ने जो लोन दिया, इस लोन को अवैध रूप से डायवर्जन कर दिया गया। मतलब क्या है? मतलब ये कि जो पैसा मिला जिस पर्पस के लिए, उस पर्पस के लिए उस पैसे को यूज ना कर दूसरे पर्पस के लिए। मुझे आप ये बताइए कि इस मामले में अनिल अंबानी तो आरोपी हैं ही, और कितने लोग हैं जो इस मामले में आरोपी हैं, और क्या अनिल अंबानी गिरफ्तार हो सकते हैं? देखिए, अभी जांच चल रही है। तमाम लोग इसमें, चूंकि 50 से ज्यादा कंपनियों पर छापेमारी की गई है और तमाम तरीके की जांच ईडी आज करेगी। अनिल अंबानी के बारे में जो जानकारी मिल पा रही है, वो जानकारी ये मिल पा रही है कि वो मुंबई से निकल चुके हैं, ईडी की जांच में शामिल होने के लिए निकले हैं। कब तक यहां पहुंचेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। कुछ सवाल हैं जिन्हें ईडी जानना चाह रही है। ईडी के पास एक लंबी चौड़ी लिस्ट है सवालात की। उन सवालात को ईडी पूछना चाहती है अनिल अंबानी से। अनिल अंबानी जब यहां आएंगे तब ये पता चलेगा कि उनसे सवाल क्या क्या पूछे जाएंगे। तो तमाम सवालों की एक लिस्ट भी सूर्या समाचार के पास है, और सूर्या समाचार को यह जानकारी है कि कौन कौन से मामले हैं, कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से सवाल हैं जिनके बारे में ईडी पूछताछ कर सकती है। तो संभावित सवालों की अगर हम बात करते हैं तो संभावित सवालों को आप ये देखिए कि जो जांच जो की गई थी, उस जांच में जो अनियमितताएं सामने आई, मोटे मोटे जो सवाल, जो प्राथमिक तौर पर जो जानकारी मिल पा रही है, जो सूर्या समाचार एक्सक्लूसिव रूप से अपने दर्शकों को बता रहा है कि जो अनियमितताएं थी, वो अनियमितताएं क्या थी। उन अनियमितताओं में सबसे बड़ी बात जो थी वो ये थी कि असत्यापित वित्तीय स्रोतों वाली कंपनियों को लोन जारी करना। मतलब क्या हुआ? जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि लोन लिया गया यस बैंक से, यस बैंक का जो लोन लिया गया उसका डायवर्जन किया गया, अवैध रूप से डायवर्जन किया गया। अब अवैध रूप से डायवर्जन कहां किया गया? ऐसी कंपनियों को ये पैसा दे दिया गया लोन के रूप में जो कंपनी असत्यापित थी। मतलब उनके बारे में ये पता ही नहीं था कि इनका वित्तीय स्रोत क्या है, ये कंपनियां पैसा कहां से कमाती हैं, ये पैसा अगर इनको लोन के रूप में दिया जाएगा तो ये दीपक, कितने सवाल हैं जो ईडी पूछेगी अनिल अंबानी से? कितने सवालों की लिस्ट है जो आपके पास इस वक्त मौजूद है, जो एक्सक्लूसिव सूर्य समाचार के पास मौजूद है?
देखिए, हमारे पास जो जानकारी है उस जानकारी के मुताबिक लगभग 50 से ज्यादा सवाल हैं जो अनिल अंबानी से पूछे जा सकते हैं। जो बड़े सवाल हैं वो बड़े सवाल 10 हैं, लेकिन उन 10 सवालों के जो सब्सिडीज हैं, क्योंकि जब सवाल पूछे जाएंगे और उनका जो जवाब आएगा उस जवाब के बाद अगला सवाल किया जाएगा, तो तमाम चीजें वो जानने की कोशिश जो है वो ईडी करती हुई नजर आएगी। जैसा कि मैंने पहला सवाल बताया कि लेकिन बहुत जल्दी से मुझे बताइए आप, क्योंकि 50 सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं दीपक, जल्दी से बताइए कौन कौन से मुख्य सवाल हैं जो आज ईडी करेगी अनिल अंबानी से। देखिए, बिल्कुल ईडी ये पूछने वाली है कि जो असत्यापित वित्तीय स्रोतों वाली कंपनी थी उसको लोन क्यों जारी किया गया। आखिर ऐसा कैसे संभव है कि लोन लेने वाली जो कंपनीज थी उनमें निदेशक एक ही था, मतलब एक ही निदेशक होता था, एक ही पता होता था, ऐसा कैसा हुआ, इसमें किसकी मिलीभगत थी, इसमें कौन शामिल था, किसकी मर्जी से ये लोन दिए गए। दूसरी बात, अगला सवाल कि कई सारे जो वित्तीय अनियमितताएं सामने आई, शेल कंपनियों के नाम से लोन जारी किए गए। शेल कंपनीज कौन सी, उनका कोई एड्रेस नहीं है, उनके पास कोई बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो ये तमाम बड़े सवाल हैं, जाहिर है, क्योंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, वित्तीय अनियमितता का मामला है, सीरियस फाइनेंशियल फ्रॉड है, और वो भी छोटा मोटा नहीं, 17,000 करोड़ का। तो जाहिर तौर पर कई सवाल ईडी के होंगे। देखना होगा अनिल अंबानी की तरफ से क्या जवाब दिया जाता है इन सवालों का, और आगे अनिल अंबानी किस तरह से इस पूरे मामले में उनकी भूमिका निकल के आती है, उनको क्या ईडी बरी कर देती है, आगे पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, या फिर उनकी गिरफ्तारी होती है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए, और विनय आपका भी धन्यवाद। इसी बीच एक